साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों के लेकर हम हमारे वीडियो पोस्ट करते हैं। हमारी वीडियो को देखकर न जाने कितने ऐसे व्हाट्सएप मैसेज हमें प्राप्त होते हैं जिन पर हम हमारी राय रखते हैं। लेकिन कल हमें एक ऐसा व्हाट्सएप मैसेज मिला जिसमें यह लिखा था कि सर मुझे कोई बैंक लोन नहीं दे रहा है, मैं परेशान हूं, मैं क्या करूं। खैर जवाब मेरा मजाकिया था। मैंने कहा कि आप खुशकिस्मत है कि आपको लोन नहीं मिल रहा है, यानी कि आप एक दलदल में धंसना चाहते हैं लेकिन आपको धंसने का मौका नहीं मिल रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि लोग लोन लेकर दुखी है और आप लोन नहीं लेकर दुखी है। खैर ये विषय मजाकिया हो सकता है, हम इसको छोड़कर बात करते हैं। आज का जो आपने थंबनेल देखा, जो थंबनेल आपने देखा कि लोन डिफॉल्ट हुआ और यदि हम लोन सेटलमेंट करेंगे तो क्या हमें भविष्य में 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद लोन मिलेगा। कई साथियों के मन में यह विचार चलता है और इसी प्रकार के मैसेजेस हमको आते रहते हैं, चाहे वो सिविल स्कोर से रिलेटेड हो, लोन डिफॉल्ट से रिलेटेड हो। आज इसी मुद्दे पर हम पूरा प्रकाश डालेंगे आपके सामने। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आप मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं और आप केवल और केवल अपने सिविल स्कोर की चिंता करते हुए आप दूसरी कंपनियों से लोन लेकर पहली कंपनियों को देते जा रहे हैं, एक लोन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो इस प्रथा को बंद कीजिए। कारण ये कि कब तक आप सिविल स्कोर बचाएंगे, क्योंकि एक न एक दिन ऐसा आएगा जब आपका सिविल स्कोर आपका साथ नहीं देगा। आपकी पॉकेट, आपके आर्थिक हालात आपको इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि आप लंबे समय तक सरवाइव कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि लोन डिफॉल्ट भी होंगे, सिविल स्कोर डाउन भी होगा और आप डिफॉल्टर की श्रेणी में भी आएंगे। बैंक अपनी राशि की रिकवरी के लिए, एनबीएफसी अपनी राशि की वसूली के लिए सारे जतन जो उन्होंने कानून में दे रखे हैं और सारे वह जतन जो वह अवैधिक रूप से कर सकते हैं वह सारे प्रयास करते हैं। इसलिए मेरा सबसे पहला कहना आपको यह है कि यदि आपके पास कोई चल अचल संपत्ति ऐसी है जिसका व्ययन करते हुए आप यदि अपने लोन को चुका सके तो बेहतर है, लेकिन लोन के दलदल में धंसने से बेहतर यही है कि रुक जाइए, लोन स्टॉप कर दीजिए, ईएमआई स्टॉप कर लीजिए। ईएमआई स्टॉप करने का मतलब यही है कि आप कर्जे पे कर्जा लेकर कर्जा चुकाते जाओगे, एक समय इस चीज का अंत आएगा और आप केवल और केवल हैरान परेशान होंगे और आपका परिवार भी प्रताड़ित होगा। अब यहां पर जो बात आती है वो सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोन डिफॉल्टर हो गए, अब हमारी स्थिति नहीं है कि हम लोन भर पाए। ऐसी स्थिति में हमको करना क्या चाहिए, मैं मेरे टॉपिक पे भी आऊंगा कि अगर लोन सेटलमेंट किया तो क्या भविष्य में लोन मिलेगा। लेकिन उससे पहले ये बात सुनना जरूरी है कि यदि आप लोन के दलदल में इस तरह धंस गए हो कि आपके लिए आगे की ईएमआई भरना अब मुश्किल हो चुका है, आपके लोन अनसिक्योर्ड है, लेकिन ऐसी कंडीशन में आप इस स्थिति में नहीं है कि आप लोन पर लोन लेकर या रिश्तेदारों से, मित्रों से, परिचितों से राशि लेकर आप लोन चुकाएं, तो आप डिफॉल्टर हो चुके हैं या डिफॉल्टर होने वाले हैं। आपको एक प्रायर नोटिस कंपनी को देना चाहिए। प्रायर नोटिस के बारे में हम पहले भी अपने चैनल पर चर्चा कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। प्रायर नोटिस में हम कई लोगों को कहते हैं कि आपको नजदीकी एडवोकेट से कांटेक्ट करना चाहिए, तो कई लोग हमें कहते हैं कि सर हमारे नियरेस्ट एडवोकेट के पास गए, उनसे चर्चा की, उन्होंने कहा कि भाई अभी तुम कुछ मत करो, उनकी तरफ से कोई नोटिस आएगा तब हम जवाब देंगे। तो यहां पर मेरी सलाह होगी बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अरे भाई जब आप लोन डिफॉल्टर हो जाओगे, जब वो आपको लोन रिकॉल नोटिस भेज रहे हैं, जब वो सेक्शन 25 का नोटिस भेज रहे हैं, जब सेक्शन 138 एनआई एक्ट का नोटिस भेज रहे हैं, जब वो आर्बिट्रेशन एक्ट की कार्रवाई कर रहे हैं, तो इन सारी कार्रवाई के दौरान आपका पक्ष क्या है,
किस तरीके से आप अपने को डिफेंड कर पाएंगे, किस तरीके से कल कंपनी को सेटलमेंट के लिए राजी कर पाएंगे, उसके लिए प्रायर नोटिस आपको कंपनी को भेजना ही चाहिए। प्रायर नोटिस भेजकर उसकी डाक रसीद संभालना और 2-4 दिन बाद उसकी डिलीवरी रिपोर्ट निकालकर आपको यह काम कंप्लीट करना चाहिए। इसके साथ होता है इंटीमेशन लेटर, यानी कि जिस भी एडवोकेट से आप प्रायर नोटिस ड्राफ्ट करवाएं उनसे आप इंटीमेशन लेटर लें। इंटीमेशन लेटर क्या है? इंटीमेशन लेटर एक लक्ष्मण रेखा है। जी हां, मैं रामायण की लक्ष्मण रेखा की बात कर रहा हूं। वही लक्ष्मण रेखा जो श्री राम के भाई लक्ष्मण ने खींची थी सीता मैया की रक्षा के लिए, लेकिन उन्होंने लक्ष्मण रेखा लांगी और रामायण हुई। तो कहने का मतलब यह है, इंटीमेशन लेटर जो बनता है वो नोटिस नहीं है। इंटीमेशन लेटर रिकवरी एजेंट को देने के लिए एक ऐसा पत्र है जिसमें आपके द्वारा भेजे गए प्रायर नोटिस का जिक्र, आरबीआई की गाइडलाइन और उनके द्वारा किए गए इलीगल एक्ट और उनकी पावर के बारे में डिफाइन करते हुए उनको एक लेटर दिया जाता है। यदि रिकवरी एजेंट के लिए एक इंटीमेशन लेटर प्रायर तरीके से पढ़े और उसको लोन डिफॉल्टर यदि खुद समझ पाता है, उसकी भाषा को समझ पाता है, तो किसी की मजाल नहीं है कि कोई आपको चू भी कर दे, लेकिन उसके लिए आपको आपका अर्थ समझना होगा। कल के वीडियो में आपने एक बात सुनी होगी जहां हमने हमारे एक दर्शक की बात आपके सामने रखी थी कि रिकवरी एजेंट ने उनको धमकाया। तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि तुम मेरे एरिया में आओगे, मुझे धमकाओगे, मैं और मेरा मोहल्ला चुपचाप बैठा रहेगा। यानी कि ये लोग आपके डर का फायदा उठाते हैं। ये बात उन लोगों के लिए जो रिकवरी एजेंट गुंडागर्दी करते हैं, जो बदसलूकी करते हैं, जो अभद्र भाषा में बात करते हैं। आपका जो इंटीमेशन लेटर होता है ना, उसमें आप 1900 का जिक्र कर सकते हैं, आप cybercrime.gov.in का जिक्र कर सकते हैं, आप ट्राई का जिक्र कर सकते हैं, आप आरबीआई का जिक्र कर सकते हैं, आप कोर्ट्स और पुलिस का जिक्र कर सकते हैं। लोन डिफॉल्टर का मतलब ये नहीं होता कि आपके अधिकार खत्म हो गए। अब यदि आप प्रायर नोटिस सर्व करते हैं, इसके बाद यदि आप इंटीमेशन लेटर की तैयारी रखते हैं, तो यहां पर रिकवरी एजेंट से मैं एक बात कहूंगा कि जो लोग फिल्मों का शौक रखते हैं उन्होंने एक फिल्म देखी होगी वीर ज़ारा। मनोज वाजपेयी ने शाहरुख खान को एक बात कही थी कि आप आएंगे, आप हमारे एरिया में आएंगे, आप यहां तबाही मचाएंगे और हम देखते रह जाएंगे। तो साथियों, एक बहुत बड़ी बात है, रिकवरी एजेंट केवल उन्हीं लोगों को डरा सकता है जो खुद डरे हुए हो। इसीलिए एक बात ध्यान रखिए, ये जमाना चला गया, वो जमाना चला गया जहां बल के आधार पे काम होता था। ये कानून का राज है। यहां कोई व्यक्ति यदि आपसे बदतमीजी करता है, आपके घर के आसपास फटकता है, आपके घर के अंदर छोटा सा नुकसान करता है, मटकी भी फूट जाती है ना, तो एफआईआर दर्ज होगी। घर के अंदर घुस गए तो गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। कुछ कोडवर्ड में कहिए, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यदि कोई बदतमीजी करे तो उस पर लागू है। साथियों, यदि आप प्रायर नोटिस का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करते हैं, आप इंटीमेशन लेटर का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करते हैं, आप इनके सेक्शन 25, 138, एनआईएन और आर्बिट्रेशन के मैटर में, कई लोगों का एक सवाल होता है कि सर आर्बिट्रेशन के मैटर में बार बार नोटिस क्यों आते हैं? बार बार नहीं आते हैं। इसमें मेनली आपको 4 प्रकार के नोटिस आ सकते हैं। एक तो कंपनी आपको भेजती है कि भाई लोन रिकॉल नोटिस है, हम आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में जाएंगे। दूसरा, उनके एडवोकेट की तरफ से नोटिस आ सकता है कि भाई आप लोन डिफॉल्ट हो गए, हम आपके लिए आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर रहे हैं और ये 3-4 नाम हमने सजेस्ट किए, आप इनमें सिलेक्शन करो। तीसरा नोटिस आपको आर्बिट्रेशन हियरिंग का आ सकता है, आर्बिट्रेटर अपॉइंट होके। और चौथा, कोई रिजॉइंडर से रिलेटेड आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आ सकता है, जवाब मांगा जा सकता है। ऐसी स्थिति में आप घर बैठे अपने आर्बिट्रेशन मैटर को डिसाइड कर सकते हैं। बस बात यह है कि जवाब आपको तरीके से देना है। आप कभी ये मत सोचो कि आपने आर्बिट्रेशन मैटर में एक रिप्लाई कर दिया तो वो काफी है। नहीं, आपको कम से कम 3-4 बार रिप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन जुड़ना नहीं जुड़ना आपकी इच्छा पे है, लेकिन यदि आप 3 से 4 आर्बिट्रेशन रिप्लाई यदि आप जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट कर देते हो, उसकी कॉपी, उसकी डाक रसीद और उसकी डिलीवरी रिपोर्ट संभाल के रख लेते हो, मैं
कमिटमेंट के साथ कहता हूं कि दुनिया का कोई भी आर्बिट्रेटर आपका अवार्ड पास करेगा ना, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर कुछ ऐसे क्लॉजेस बने हुए हैं जिनके आधार पर आप आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को नकार सकते हैं और आर्बिट्रेटर को भी इस चीज को मानना पड़ेगा। अब साथियों एक बात कहूं, मान लीजिए जैसे अभी आपका पहला महीना डिफॉल्ट चल रहा है, दूसरा महीना तीसरा महीना आपका डिफॉल्ट हो गया। अब बात यह है कि कंपनी के पास रिकवरी करने के लिए आधार क्या थे? सेक्शन 25 जो सालों चलता है। एक बात और कहना चाहूंगा, न जाने सेक्शन 25 में इन लोगों के दिमाग में कौन से यूट्यूब वीडियो ने भूत भरा हुआ है कि कोर्ट का समन आया और समन आया 700-800 किलोमीटर दूर से, और इनके घर में कोई परिस्थिति चल रही है, घर में मदर बीमार है, फादर बीमार है, एक्सीडेंट हो गया है, फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ऐसी है, तो हम कोर्ट नहीं पहुंचेंगे तो कोर्ट की अवमानना होगी। अरे भाई, किसी विषम परिस्थिति के चलते यदि आप समन पे नहीं पहुंच पाते हो तो कोर्ट की अवमानना नहीं होती। कोर्ट उस मैटर में आपके खिलाफ बेलेबल वारंट जारी करेगा, अरेस्ट वारंट जारी करेगा, उसका सारा प्रोसेस है और उसके लिए एक पर्याप्त अवसर है। ध्यान रखना, कोर्ट कोई आर्बिट्रेटर नहीं है कि आपको 48 घंटे के नोटिस दिए, 7 दिन के नोटिस दे दिए, 12 दिन के अंदर जवाब पेश करो, नहीं। कोर्ट जब अपना प्रोसेस जारी करता है तो सामने वाले व्यक्ति के लिए पर्याप्त अवसर रखता है। और अब तो BNSS के अंतर्गत केस दर्ज करने से पहले भी आपको समन आएगा और केस दर्ज हो जाने के बाद भी आपकी सुनवाई के लिए समन आएगा। नए कानून में यह प्रावधान है। सेक्शन 25 के मैटर को भी आप घर बैठे कैसे निपटाएं, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट यूट्यूब चैनल पर उसका डिटेल वीडियो पोस्ट है। अगर सेक्शन 25 का हमारा वो वीडियो देखेंगे तो यकीन मानना आपके मन से वो सारा भय या जो वहम या जो भ्रांतियां चल रही है, कई साथी कहते हैं कि सर हम एडवोकेट्स के पास गए, उन्होंने कहा ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मैं एक बहुत बड़ी बात कहता हूं और जवाब लिखना, क्या आज तक सेक्शन 25 के केस में किसी को 2 साल सजा कोर्ट ने सुनाई है? यदि हां तो कोर्ट का नाम, केस नंबर नीचे लिखे। मैं जानता हूं ना, ऑलरेडी पैनल लॉयर रहा हुआ हूं, अच्छी तरह जानता हूं इन प्रोसेस को कि सेक्शन 25 के केस में राजीनामा ही होता है, क्योंकि लोन सेटलमेंट हो जाता है, कंपनी 3-4 साल इंतजार नहीं करती है। अब सेक्शन 25 फेल हो गया, आर्बिट्रेशन में आपने रिप्लाई दे दिया, रिकवरी एजेंट इंटीमेशन लेटर से फेल हो गए, तो कंपनी के पास बचा क्या? उनको अपना लोन एनपी हो गया, लोन राइट ऑफ हो गया। अब उनको कैसे भी करके लोन को सेटल करना है। और सेटलमेंट करवाने के लिए कोई तीसरा पक्ष नहीं होता है, केवल बैंक और जो लोन डिफॉल्टर है, ये दोनों के बीच का मैटर है। अब बैंक भले आपको कह रही है कि आप 30% दे दो, 40% दे दो, अरे भाई आपके पास है ही नहीं ना, तो आप दोगे क्या? सोचने वाली बात यह है कि आपके पास तो पैसा ही नहीं है। ऐसी स्थिति में होता है 10% में भी सेटलमेंट होता है, 15% में भी होता है, 25% में भी होता है। आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है, ये उस चीज पर निर्भर करता है। कई लोग मुझे सेटलमेंट के लेटर भेजते हैं, तो मैं एक बात कहूं कि सेटलमेंट लेटर को एक तो आप वेरीफाई कराओ, और दूसरी बात, सेटलमेंट लेटर में कोई डेट दी है ना, उस डेट से 1 दिन पहले पेमेंट जमा कराना, उस डेट को पेमेंट जमा कराना, लेकिन उस डेट के बाद में पेमेंट जमा कराने की गलती मत करना, नहीं तो वो सारा पैसा आपका चला जाएगा फालतू वेस्ट। कंपनी एक बार नहीं, आपको 10 बार लोन के सेटलमेंट लेटर जारी करेगी। और अभी का जो क्वार्टर आने वाला है ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी वाला, यहां तो एनबीएफसी कंपनियां जितने भी लोन डिफॉल्ट हुए ना, उनको अच्छे सेटलमेंट ऑफर देगी ही देगी। अब बात यह आ जाता है, कई लोग कहते हैं सर लोन सेटलमेंट कर लिया तो क्या हमें भविष्य में लोन मिलेगा? तो साथियों, मैं कहता हूं कि साल 2002 के अंदर मैंने भी एक अनसिक्योर्ड लोन लिया था। हालात बुरे थे, परिस्थितियां विपरीत थी, नहीं भर पाए, सालों बाद उस लोन का सेटलमेंट किया, वो भी मूल से कम अमाउंट में, जबकि लोन भारतीय स्टेट बैंक का था। सिविल में आज भी सेटलमेंट शो कर रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि मैंने होम लोन भी आज की तारीख में ले रखा है, मेरी विटेरा ब्रेजा कार भी आज
की तारीख में लोन पर है। ढेरों कंपनियां मुझे लोन ऑफर करती है, यहां तक कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी है। कभी कभी लगता होगा लोगों को, इंसान बोल देता है, तो इन चीजों को दिखाना भी लाजमी होता है कि ये क्रेडिट कार्ड्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यानी कि क्रेडिट कार्ड्स भी है, होम लोन भी है और कार लोन भी है, और इसके अलावा अनसिक्योर्ड लोन भी है। और ये सारे लोन्स एसबीआई ने किए, एचडीएफसी ने किए, आईडीएफसी ने किए, बिल्कुल किए। तो दिमाग में ये बात जो होती है कि लोन सेटलमेंट करेंगे तो भविष्य में लोन नहीं मिलेगा, ये बात तो गलत है। अब ये है कि वो अपडेटेड हो जाएगा। अरे भाई एक बात बताइए, आपने आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले जब आपने लोन लिया, आपकी परिस्थिति बुरी थी, अब आपने उस मैटर को निपटा दिया। अब बाद में ऐसी स्थिति आई कि आपका समय अच्छा आया, आपके अच्छे बैंकिंग ट्रांजैक्शन होने लगे, आपकी मजबूत रिटर्न फाइल बनने लगी, आप इनकम टैक्स पे ही बन गए, आप इनकम टैक्स पे करने लगे। अब बैंकों को क्या चाहिए? बैंकों में कंपटीशन है। एक बात याद दिलाऊं मैं आपको, आप याद कीजिए आज से 20 साल पहले का दौर। खैर मेरी उम्र जो है ना वो 41 है, तो मैं आज से 20 साल पहले की चीजें याद कर सकता हूं। तो जो मेरे हम उम्र है या मुझसे ज्यादा उम्र वाले हैं वो बखूबी जानते हैं कि आज से 20 साल पहले एनबीएफसी का नामो निशान नहीं था। जो भी लोन होते थे ना वो नेशनलाइज बैंकों के माध्यम से होते थे। अब नेशनलाइज बैंक में लोन लेने जाओ ना तो ऐसा लगता था कि उनसे किडनी मांग ली है। 50 प्रकार की फॉर्मेलिटीज, 50 चक्कर, हैरान परेशान होकर इंसान रह जाता था। लेकिन आज एनबीएफसी की जब बाढ़ आई है ना, तो आप किसी बैंक के अंदर भी लोन लेने के लिए जाओगे ना, आपका मोस्ट वेलकम करेंगे। आपने सोचा कभी कि नेशनलाइज बैंक भी अनसिक्योर्ड लोन देने लगी है? तो कहने का मतलब यह है कि आज से 20 साल पहले का दौर यह था कि एनबीएफसी थी नहीं, और आज मार्केट में इतना कंपटीशन हो गया है कि आज बैंकों को भी झुकना पड़ रहा है लोन देने के लिए। अब एक बात बताओ मुझे, खुला पूछता हूं, 20-20 लाख, 15-15 लाख, 10-10 लाख लोन देने वाली एनबीएफसी कंपनियां जब देखती है कि व्यक्ति लोन डिफॉल्टर हो चुका है, अब उससे कोई राशि रिकवर होने वाली नहीं है, 10 से 20% में लोन सेटलमेंट करते हैं। आप मुझे बताइए क्या वो लॉस नहीं खा रहे? हाल ही में उदयपुर की मावली तहसील के एक व्यक्ति ने प्रायर नोटिस भेजा, 4 लाख का लोन लिया था, केवल और केवल 2 ईएमआई उन्होंने पे की, उसके बाद डिफॉल्ट हो गए। कंपनी ने सेटलमेंट का डायरेक्ट ऑफर किया 1 लाख के अंदर। अब उस व्यक्ति ने अगर 15-15 हजार की 2 ईएमआई भर भी दी ना तो वो तो कहीं ब्याज में जमा हो गई, लेकिन 4 लाख का उन्होंने लिया सिर्फ 1 लाख। एक एनबीएफसी ने 18 लाख के लोन का सेटलमेंट किया मात्र 1.25 लाख में। तो क्या इन कंपनियों ने लॉस नहीं खाया? और एक चीज आप और देखते जा रहे हैं कि जिन एनबीएफसी कंपनियों से आपने लोन लिया, काफी कंपनियां आज की तारीख में मर्ज हो गई। तो सोचने वाली बात यह है, अगर वो कंपनियां कमा रही थी, अच्छा खासा अर्न कर रही थी, तो मर्ज क्यों हो गई? क्या कारण है मर्ज होने का? कारण यह है कि वो लॉसेस में जा रही थी, उनके एनपीए ज्यादा होते जा रहे थे। और जैसे जैसे समय का पहिया चलता जा रहा है ना, हमने कोविड देखा है, हमने जीएसटी देखी है, हमने नोटबंदी देखी है। और एक बात कहूं, लोग जितने भी डिफॉल्ट हुए हैं, जितने भी लोग डिफॉल्टर होते जा रहे हैं, वह कहीं ना कहीं कोविड, नोटबंदी, जीएसटी, इन परिस्थितियों के शिकार हुए हैं। तो आज ये एनबीएफसी ढेरों लोन देती जा रही है, लोग लोन डिफॉल्ट करते जा रहे हैं, लोन के सेटलमेंट्स होते जा रहे हैं। अब कई एनबीएफसी कंपनियां मर्ज होती जा रही है, कई ऑनलाइन कंपनियों को मोदी सरकार ने ताला लगा दिया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद ये एनबीएफसी कंपनियां टिक पाएगी? आज जितनी एनबीएफसी कंपनियां मार्केट में है, क्या भविष्य में सारी कंपनियां रन कर पाएगी? अरे हम कल का सोच नहीं सकते हैं। कभी आपने देखा होगा कि 4 दोस्त आप शाम को साथ में बैठे थे, दूसरे दिन एक दोस्त आपका होता ही नहीं है। कोविड के बाद
हमने अपनों को जाते हुए देखा हुआ है। हमारे उदयपुर के अंदर कम से कम हमने 50 से अधिक एडवोकेट्स हमने कोविड के दौरान खोए, और पता भी तब चलता है जब हम किसी फाइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और सामने वाले वकील साहब को फोन लगाते हैं तो फोन बंद आता है और पता लगता है वो रही नहीं। अरे जीवन का भरोसा नहीं बचा, हम कल का क्या सोचे। इसीलिए यदि आप लोन के दलदल में फंसे हुए ना, तो आप ये ना सोचें कि मुझे भविष्य में लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने मेरा एग्जाम्पल दिया कि मुझे तो लोन मिला है। अब कोई अगर दावे के साथ ये कहता है कि आपका लोन सेटलमेंट नहीं हुआ होगा ना, तो दिखा दूंगा, ये हकीकत है। तो यहां पर आप ये मत सोचो, कल अगर एक बात बताओ, एक इंसान अच्छा काम कब कर पाएगा? एक अच्छा इंसान अच्छा काम तब कर पाएगा वह जब तो तनाव से फ्री रहेगा। आप लोन के तनाव में उलझे हुए हो, आप सिविल स्कोर बनाने के चक्कर में उलझे हुए हो। अब सिविल स्कोर की चिंता करोगे कि जिंदगी की? फेसबुक पे इस वीडियो ने हमारे करीब 1 मिलियन से ऊपर वीडियो पे व्यूज हुए। लोगों ने इस वीडियो को बहुत पसंद किया, क्योंकि हमारा टॉपिक ही था कि सिविल स्कोर की चिंता करोगे या जिंदगी की। अरे जिंदगी रही ना, जब वक्त अच्छा आता है ना, तो किसी लोन की जरूरत नहीं होती है, मैं एक बात कहूं, आज की तारीख में हम लोन के शिकार क्यों हो रहे मालूम है? कई लोग शेयर बाजार के चक्कर में उलझ गए। लोग गवर्नमेंट सर्वेंट बनते ही सबसे पहले क्या सोचते ये है, घर ले लो, फर्नीचर का काम करा दो, कार ले लो, घर में 2 व्हीलर ले लो, और घर की सारे यूटिलिटी प्रोडक्ट कंप्लीट कर लो। फोन चाहिए तो कौन सा चाहिए? एस सीरीज का चाहिए या आईफोन चाहिए? मुझे भी आदत है, जिस मोबाइल से मेरा वीडियो शूट हो रहा है वो S24 है। हाथ में जो मेरा फोन देख रहे हैं ये S22 है। यानी कि हमारी जो ख्वाहिशें है ना वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हम बिना सोचे समझे जो लोन लेते हैं वो हमें तकलीफ देते हैं। खैर, आज प्रवचन का मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद यही है यदि आप लोन डिफॉल्टर हो चुके हैं, यदि आप लोन के दलदल में धंस चुके हैं ना साथियों, आप कल की चिंता मत करो। आप ये मत सोचो कि एनबीएफसी कंपनियां 10 साल बाद रहेगी। हो सकता है जिस तरह आज से 20 साल पहले लोन नहीं मिला करते थे आम आदमी को, लोन भी मिला करते थे वीवीआईपी लोगों को, हो सकता है आने वाला समय बदल जाए, या हो सकता है कि लोन का दलदल ही खत्म हो जाए कि लोन मिले ही नहीं। आप याद कीजिए, आज से करीब 15-20 साल पहले के अवसर को कार किसके पास हुआ करती थी, 2 व्हीलर किसके पास हुआ करती थी? वही व्यक्ति जो वास्तव में सक्षम था। लेकिन आज 0 डाउन पेमेंट पे हमको सारी फैसिलिटी मिलती है, और यही कारण है कि मार्केट में हर चीज का रश हो गया है। तो इन्हीं चीजों के कारण लोग लोन की दलदल में धंसते जा रहे हैं। तो आप ये मत सोचो कि आप लोन डिफॉल्टर हो रहे हैं। आप ये सोचें कि जिन एनबीएफसी कंपनियों ने आपको लोन दे रखा है ना, वो भी डिफॉल्टर होती जा रही है, उनका शेयर ग्राफ भी गिरता जा रहा है, वो भी उलझती जा रही है, और जब वो माइनस में जाएगी ना तो कौन लोन देगा? तो साथियों, आज के वीडियो का केवल और केवल एक ही मकसद है, यदि आपके आईटीआर मजबूत होंगे, यदि आपका बैंक स्टेटमेंट मजबूत होगा, यदि आपकी वैल्यू अपने आप अप होगी ना, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको लोन देने में पीछे नहीं रहेगा। मुझे एक बात बताइए कि ऐसी एनबीएफसी कंपनियां हैं जो 1% डेली चार्ज करती है। अरे उससे अच्छे तो हमारे साहूकार है जो 2% मंथली ब्याज, यानी कि मैक्सिमम 24% या 18% पर देते हैं लोगों को उधार, और उसमें भी व्यवहार होता है, मर्यादाएं होती है, शिष्टाचार होते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ यही कहूंगा कि केवल ये सोचकर कि हम लोन डिफॉल्टर होंगे तो हमारा सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, भविष्य में लोन नहीं मिलेगा, इन सारी चीजों से बाहर आइए, क्योंकि इस चक्र में आप उलझते जाएंगे ना, न केवल आप दुखी होंगे, आपका परिवार दुखी होगा। अभी तो विभिन्न प्रकार के कानूनी पचड़ों में आपको उलझना पड़ेगा, जो आपके लिए मुश्किल ही रहेगा। और रिकवरी एजेंट्स के लिए डरने की जरूरत नहीं है, मजबूत रहे, तटस्थ रहे, बोलना सीखे, और हमारा एक एक वीडियो देखें, विश्वास दिलाते हैं आपको, आप इस चक्रव्यूह से जरूर निकल जाएंगे। साथियों, इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहे एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और एक बात जो हमेशा कहता हूं, वीडियो लाइक करें न करें,
लेकिन आपका कोई मित्र, परिचित, रिश्तेदार यदि लोन के दलदल में फंस चुका है ना, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। उम्मीद इतनी सी आपसे करूंगा। और यदि कोई ऐसा यूनिक कंटेंट जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस टॉपिक पर भी आपके लिए वीडियो पोस्ट किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।